Hello everyone. Once again I welcome all of you in one more video of physics experiment from class 11th. So the aim of the experiment for today's video that is to study the relation between the frequency and the length of the given wire under constant tension using sonometer. तो आज का जो हमारा एम है वो हम एक रिलेशन स्टडी करने वाले बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ सोनोमीटर. बट उसके लिए जो कंडीशन जो हमने यहाँ पे रखी है, जो कंडीशन हम यूज करने वाले वो है कांस्टेंट टेंशन. ओके, सो सोनोमीटर क्या होता है और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हमें कौन कौन से एपेरेटस यूज करने वाले हम, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सोनोमीटर. ये पूरा एक सोनोमीटर है विच इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ होलो वुडन बॉक्स. तो ये एक तरह का ये होलो वुडन बॉक्स होता है जिसकी लेंथ अराउंड लाइक 1 मीटर आप मान सकते हो. 1 मीटर से थोड़ा बड़ा है बट स्केल आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मीटर का होता है. अप टू आप देख रहे हो, ठीक है, अप टू 1 मीटर, ठीक है. अब इस सोनोमीटर के ऊपर एक वायर यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, और ये वायर के अपोजिट एंड में यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक पुली कनेक्टेड होती है और पुली के दूसरे तरफ पे हम यहाँ पे एक हैंगर हम लगा सकते हैं जिसके ऊपर हम अपना वेट यहाँ पे लगाने वाले हैं, बराबर. तो उसके बारे में हम बात करेंगे. तो पहले सोनोमीटर समझ लेते हैं. तो ये कौन वायर है, वायर के नीचे हमने हैंगर लगाया हुआ है और अपोजिट साइड में इस सोनोमीटर को बैलेंस करने के लिए हमने दो और वेट यहाँ पे लगाए हुए. ये इनका यूज सिर्फ उनको बैलेंस करना है, ठीक है, ताकि सोनोमीटर हमारा एक तरफ से उठ ना जाए, ठीक है. तो द रीजन इज ओनली दैट. अब दूसरा हमें कौन सी चीजें चाहिए, तो सोनोमीटर हो गया. सोनोमीटर के बाद हमें कांस्टेंट टेंशन के लिए कुछ वेट स्लॉट चाहिए. तो ये रहे इस तरह के हमारे वेट स्लॉट है. ये 500 ग्राम का आप एक समझ लीजिए, ठीक है. तो ऐसे हमने बहुत सारे वेट स्लॉट यहाँ पे यूज किए हुए, ठीक है, जो यहाँ पे हम इसको इस हैंगर के साथ यहाँ पे अटैच करने वाले, ठीक है. टोटल आप काउंट कर सकते हो, टोटल 7 वेट स्लॉट है, बराबर. मीन्स इट इज अराउंड 2.5 किलोग्राम वेट. तो ये जो पूरा वायर है वो 3.5 किलोग्राम वेट, बराबर. 3.5 किलोग्राम वेट हमने यहाँ पे दिया हुआ है और उसके कारण जो टेंशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, बराबर, ये टेंशन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है. उसके बाद जो हमें और एक चीज चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है. तो ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे आप देख रहे हो, बराबर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, बराबर, जो हम यूज करने वाले. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी मेंशन होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो. इट इज 256 हर्ट्ज, बराबर. तो इस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हमने टोटल 6 ट्यूनिंग फॉर्क यूज करने वाले. 288 है हमारे पास, ठीक है. उसके बाद आप देख रहे हो ना, हर एक 320 है. फिर उसके बाद हमारे पास 384 वाला भी है और फिर हमारे पास 480 वाला भी है और आखिर में 512 इस फ्रीक्वेंसी का भी ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास है. और ऐसे हम 6 ट्यूनिंग फॉर्क यूज करने वाले और हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे. साथ में हमारे पास एक रबर पैड है, बराबर, जिसकी मदद से हम ट्यूनिंग फॉर्क में फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे, इसको वाइब्रेट करेंगे. तो एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले थोड़ा सा इसका जो थ्योरी है, जो आप ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसको समझ लेते कि हम क्या करने वाले, बराबर. तो ये सोनोमीटर का यूज यहाँ पे किस तरह से हम करने वाले और इससे हमें किस तरह से लेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का एक रिलेशन ऑब्टेन होगा. तो एक इक्वेशन जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट फ्रीक्वेंसी, अगर मान लो आपके पास कोई स्ट्रेच वायर है, बराबर, पूरा अंडर द टेंशन एक स्ट्रेच वायर है हमारे पास, ठीक है, और अगर आप किसी फ्रीक्वेंसी के साथ उस वायर की भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, बराबर, तो वो वायर जो है वो किसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर वो वाइब्रेट होता है, बराबर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है. एक तो ये इक्वेशन आप देख पा रहे हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/LD √T/π ρ, जहां पे L का मतलब लेंथ ऑफ द वायर होता है, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, D मतलब डायमीटर ऑफ द वायर और T मतलब की टेंशन. और एक और इक्वेशन है जो हमारे टेक्स्ट बुक में हम यूज करते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L √T/m. तो यहाँ पे L मतलब लेंथ ऑफ द वायर हो गया, T मतलब कि टेंशन ऑफ द वायर हो गया
और m मतलब कि मास पर यूनिट लेंथ, जिसको आप लीनियर मास डेंसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है जो हम थ्योरी में इसको हम डिराइव करते हैं, इसको हम यूज करते हैं, बराबर। अब इसी इक्वेशन को यूज करके हम ये रिलेशन ऑब्टेन करने वाले हैं, और ये इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिलेशन आपके सामने है कि ये इक्वेशन में अगर आप फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच का रिलेशन देखें तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो इफ यू वांट टू रीराइट दिस इक्वेशन देन दैट इज न्यू एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही चीज हम वेरीफाई करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो एक्सपेरिमेंट में सोनोमीटर किस तरह से हमें हेल्प करेगा और किस तरह से हम ये रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो अगेन सोनोमीटर पे वापस आते हैं। सोनोमीटर की तरफ आप देखोगे तो सोनोमीटर में दो शार्प एजेस यहाँ पे यूज करने वाले, ठीक है। ये शार्प एजेस जो है वो हमें लेंथ कैलकुलेट करके देंगे, बराबर। हम क्या करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो हमारे पास हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क यूज करने वाले, बराबर। और इस ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पेड़ पे ऐसे स्ट्राइक करके हम इसका वाइब्रेशन डेवलप करेंगे, और इसी वाइब्रेशन वाले ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम सोनोमीटर पे रखें तो सोनोमीटर का जो ये वायर है वो भी वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा। एक पर्टिकुलर लेंथ पे ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसका जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है, बराबर, और ये जो वायर है जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को रखेंगे यहाँ पे तो ये वायर भी वाइब्रेट होगा, बराबर। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क की, उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है और ये वायर की जब फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, जब ये मैच हो जाएगी, जिसको हम थ्योरी में रेजोनेंस बोलते हैं, तब इस वायर का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, तो हम उसके लिए एक राइडर यूज करने वाले। ये राइडर और कुछ नहीं बट एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा है, बराबर, आप देख पा रहे हो, हल्का सा एक छोटा सा पीस पेपर का, इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम राइडर बोलते हैं। तो ये जो राइडर है हमारा वो हमें किस तरह से यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी और इस एक्सपेरिमेंट में हेल्प करेगा उसको समझते हैं कि हमें क्या करना है, लेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन ऑब्टेन करना है। तो हम इनिशियली क्या करेंगे, तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट शार्प एज है उसको हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको 3 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो ये कंटिन्यूअस और थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इस पोजीशन पे फिक्स रहेगा। जो अपोजिट एज है हमारा ये, तो ये अपोजिट एज को हम इनिशियली फॉर एन एग्जाम्पल 50 पे लाके रख देते हैं, ठीक है। 50 पे लाके रखेंगे यहाँ पे। अब इस दोनों शार्प एज के बीच में एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द वायर बन चुका है, दैट इज अराउंड लाइक 47, और मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, इसको 53 पे रखा हुआ है। तो मतलब हमारे सामने अभी जो वायर है दो शार्प एज के बीच में, उसका लेंथ है अराउंड 50 सेंटीमीटर, और बीच में हमारा एक छोटा सा ये जो राइडर है वो हवा में झूल रहा है, इस वायर के ऊपर झूल रहा है, ठीक है। अब ये राइडर हमारे किस काम का, किस तरह से हमें ये हेल्प मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो 256 हर्ट्ज का जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है उसको हम रबर पेड पे जोर से स्ट्राइक करेंगे या मॉडरेट फोर्स से स्ट्राइक करेंगे। जैसे हम स्ट्राइक करेंगे तो इसके अंदर एक वाइब्रेशन डेवलप होगा। ये वाइब्रेशन को जब ये ट्यूनिंग फॉर्क को जब हम यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे सोनोमीटर के ऊपर, तो ये जो सोनोमीटर का जो वायर है ना वो भी वाइब्रेट होगा, बराबर। तो इस 50 सेंटीमीटर की लेंथ के लिए ये भी वायर वाइब्रेट होगा। लेकिन हमें करना क्या है, हमें एक कंडीशन ऑब्टेन करनी है जिसको हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसकी लेंथ को मॉडरेट करना है, चेंज करते रहना है, बराबर। तो जब हम चेंज करते रहेंगे, जैसे 50 पे हमने रखा था इनिशियली, हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आपका राइडर जो है ना वो वाइब्रेट होगा। लेकिन हमें ऐसी कंडीशन ऑब्टेन करनी है कि राइडर का जो वाइब्रेशन है वो मैक्सिमम हो जाए, मतलब इस वायर का वाइब्रेशन मैक्सिमम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, लेंथ को थोड़ा और कम करेंगे, अगेन इसको स्ट्राइक करेंगे, अगेन यहाँ पे टच करवाएंगे, अगेन ये राइडर वाइब्रेट होगा। ऐसे करते 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 हम उस पोजीशन पे पहुंचेंगे जहां पे इस 256 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसीज ट्यूनिंग फॉर्क की है वो फ्रीक्वेंसी और ये जो वायर है उसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाएगी, और ऐसा एक पर्टिकुलर लेंथ पे होगा। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और इस वायर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जब ये मैच हो जाएगी,
तब उस पर्टिकुलर सिचुएशन को उस पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि सिचुएशन को ही बोल सकते हैं, तो हम इसको रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। थ्योरी में हम इसको रेजोनेंस बोलते थे। और उस टाइम पे ये जो वायर है उसका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगा और आपका जो राइडर है वो नीचे गिर जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि राइडर जब नीचे गिरा मतलब ये वायर का जो वाइब्रेशन है और जो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो चुका है, बराबर। और वो जो लेंथ मिलेगी ये दो शार्प एज के बीच की, वो हमारी लेंथ होगी फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, बराबर। और यही चीज हम सभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए वेरीफाई करेंगे। तो शुरू करते हैं, बराबर। हम आपको 2 या 3 रीडिंग दिखाना चाहेंगे, ठीक है, कि किस तरह से ये काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको 53 पे रखा हुआ है, बराबर। लेकिन यहाँ पे उससे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है उसको हमें जो यूज करना है वो कंडीशन है। और कंडीशन क्या है हमारी? कांस्टेंट टेंशन ऑन द वायर। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि अराउंड हमने 7 स्लॉट यहाँ पे लगाया है, ठीक है, दैट इज 3.5 किलोग्राम। और ये थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमारे वायर का जो टेंशन जो डेवलप हो रहा है वो कांस्टेंट रहने वाला है। और इसी के अंदर हम फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच का रिलेशन ऑब्टेन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा रबर पैड है और आप साउंड थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं, बराबर। और आप आराम से इसको देखिए कि कैसे हमें करना है, बराबर। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, आवाज आई लेकिन राइडर गिरा नहीं है। तो इसको मैं और थोड़ा कम करूंगा। तो हम थोड़ा स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा कम करके फिर हमें उसको थोड़ा सा फाइन एडजस्ट भी करना पड़ेगा, बराबर। तो एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ और थोड़ा इसको नजदीक लेके आते हैं, बराबर। आवाज आ रही है, आपको आवाज सुनाई दे रही है, बट वाइब्रेशन डेवलप हो रहा है। लेकिन ये वाइब्रेशन रेजोनेंस कंडीशन वाला नहीं हो रहा, मतलब मैक्सिमम नहीं हो रहा है। जब ये मैक्सिमम होगा मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फ्रॉक की फ्रीक्वेंसी और वायर की फ्रीक्वेंसी, वायर के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जब ये मैच हो जाएगी तो इस प्रोसेस को हम रेजोनेंस बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तब इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और राइडर नीचे गिर जाएगा। और हमें वही लेंथ निकालनी है, ठीक है, कि कौन सी लेंथ पे ऐसा होता है, बराबर। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। साथ साथ में आप ऑब्जर्वेशन टेबल भी देखिए, हमने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ रीडिंग नोट डाउन करके रखे, ठीक है। और उसी को हम एक बार फिर से वेरीफाई करने की भी कोशिश करेंगे। तो फिर से एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे और भी कुछ नहीं हुआ। अगेन इसको जैसे हमने पहले वेरीफाई किया था, अराउंड 29 पे ये हो रहा था, बराबर। मतलब ये 3 पे है, तो ये 0 पे नहीं रखा हमने, 3 पे रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये 2 वायर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 32 के आसपास होगा ये। इसको हम देखते हैं कितने पे हमें मिलता है, दोबारा उस पोजीशन पे मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, चेक करते हैं इसको, ठीक है। तभी भी हमें कुछ नहीं मिला। आप देख रहे हो थोड़ा सा जो राइडर है वो वाइब्रेट हो रहा है। आपने देखा किस तरह से राइडर आपका नीचे गिर गया। एक बार आपको फिर से दिखाते हैं, बराबर। हम थोड़ी लेंथ को और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मेरा जिस पॉइंट पे हो रहा था, मैं थोड़ा इसको ज्यादा कर लेता हूँ अभी, बराबर। और एक बार फिर से इसको शार्पली ऑब्टेन करते हैं कि राइडर एग्जैक्ट कौन सी पोजीशन पे गिरता है। देखो वाइब्रेट हो रहा है लेकिन गिरा नहीं। और मैं क्या करूंगा, अभी मुझे पता चला ना कि राइडर में वाइब्रेशन थोड़े ज्यादा हो रहा है, मतलब हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अप्रोच कर रहे हैं, उस लेंथ को अप्रोच कर रहे हैं जिस लेंथ पे रेजोनेंस होने वाला है, जिस लेंथ पे इस वायर का जो वाइब्रेशन जो है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होने वाला है। तो अब ये जो मूवमेंट है ना थोड़ा एकदम शार्प करेंगे, मतलब 1-2 mm इसको मूव करेंगे ताकि हम एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंच पाए। देखिए आपका राइडर गिर गया और आपको साउंड भी उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा सुनाई देगा, क्योंकि रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, तो साउंड भी आपको बहुत ज्यादा सुनाई देगा। वाइब्रेशन भी इसका बहुत ही ज्यादा, मतलब एम्पलीट्यूड इसका बहुत बड़ा होगा। और इस लेंथ को हमें नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे हमारा पहला रीडिंग हो चुका है, जैसे आप देख पा रहे हो कि भाई जैसे यहाँ पे हमें ये जो लेंथ मिला दैट इज अराउंड 31.3 के बरोबर मिला, ठीक है। तो ये हमारा 3 था
और ये 31.1, तब बीच में दो शार्प एज के बीच का आप लेंथ निकाल लीजिए, वो हमारा फर्स्ट लेंथ हो जाएगा फॉर द फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। तो 250 हर्ट्ज के लिए हमें यहाँ पे पहला रीडिंग मिला, पहला रेजोनेंस हमने ऑब्टेन किया। तो ये रीडिंग, ये लेंथ जो है दो शार्प एज के बीच का, जो आपके यहाँ पे स्केल के ऊपर आप मेजर कर सकते हो, उसको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो ये हमने पहले रीडिंग लेके रखे, ठीक है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए, बराबर। तो आप जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको अपने रीडिंग मिलेंगे। तो ये हमने 29 जब पहली बार किया था तो 29 पे हमें मिला था, तो ये हम यहाँ पे 29 नोट डाउन करते हैं। फिर उसका 1/L निकाल लेंगे 0.034 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब हमारा जो दूसरा रीडिंग होगा, बराबर, क्योंकि हमें रिलेशन पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम जो दूसरा फ्रीक्वेंसी यूज करने वाले वो है 288। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई 256 से 288, तो आपकी लेंथ है ना वो टेक्निकली इस इक्वेशन के हिसाब से कम होनी चाहिए। तो हमें जो ये मूवमेंट करना है वो, ये जो शार्प आपका जो एज है उसका जो मूवमेंट करना है उसको हम इस तरफ ही मूव करेंगे, क्योंकि हमें कम करना होगा लेंथ, ऐसा हमें इक्वेशन से पता चलता है। तो आइए दोबारा एक बार दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए चेक करते हैं कि हमें कौन सी लेंथ पे रेजोनेंस मिलता है और कौन सी लेंथ पे ये राइडर जो है, जो अभी मजे से यहाँ पे झूल रहा है, उसको गिराता है, किस कौन से लेंथ पे हम ये इसको गिरा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है दैट इज 288 हर्ट्ज, बराबर। तो ये रबर पेड़ है हमारा और ये हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। देखिए आवाज आई लेकिन राइडर गिरा नहीं, तो इसको थोड़ा लेंथ और कम कर लेते हैं। अब आपको थोड़ा आधा सेंटीमीटर या 4-5 mm या 3-4 mm जितना ही मूव करते रहना है। आप बहुत ज्यादा मूव मत करिएगा, क्योंकि अब आपको बहुत ही नियर बाय में, बराबर, 2-3 सेंटीमीटर के गैप में आपको लेंथ मिलती जाएगी, बराबर। तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ, तो और थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं। तो साउंड आ रहा है लेकिन ये राइडर नीचे नहीं गिरा, मतलब यहाँ पे अभी भी वो लेंथ तक हम नहीं पहुंचे जिस लेंथ पे ये रेजोनेंस हो सकता है। तो अभी कुछ नहीं हुआ, और थोड़ा इसको मूव करते हैं। देखिए राइडर वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया है, तो आपको पता चलना चाहिए कि हम उस लेंथ को अप्रोच करें। तो अब हमारा जो मूवमेंट होगा वो हार्डली 2-3 mm ही हम मूव करेंगे, बराबर, क्योंकि अभी किसी भी मोमेंट पे ये राइडर नीचे गिर सकता है, आपको रेजोनेंस लेंथ मिल सकती है। देखिए वाइब्रेशन बढ़ गया, तो और थोड़ा इसको शार्प मूव करते हैं 2 mm जितना। देखिए और भी ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ गया, तो मतलब हम बहुत ही क्लोज पहुंच रहे हैं अभी उस लेंथ के। तो और 2 mm मैंने मूव किया इसको, और 1-2 mm मूव करते हैं। ऑलमोस्ट हम अभी उस लेंथ पे पहुंचने वाले हैं। आई थिंक सो हम थोड़ा आगे आ चुके हैं। एक बार उसको थोड़ा 3-4 mm पीछे ले जाके, क्योंकि वहां पे वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा था, तो इसको एक बार फिर से चेक करते हैं। तो अब हम इसको 1-2 बार फिर से थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि इसी लेंथ के आसपास ही इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ही मैक्सिमम हो रहा है, बराबर। तो इसी के आसपास हमें मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा आपको पेशेंसली चेक करते रहना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि आपको 1-1 mm पे चेक करते रहना पड़ेगा, बराबर। तो मैं थोड़ा, मुझे लग रहा है कि 26.5 से लेकर 27.5 के बीच में ही इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मैं उसके बीच में एक बार फिर से 1-1 mm के गैप में इसको चेक करूंगा, ताकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिले। देखिए, बराबर। तो ये हमें पता चलेगा कि कहां पे वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है,
तो उसी में आपको उसी रेंज में उसी 1 सेंटीमीटर के गैप में आपको एक बार फिर से भी चेक करना पड़ सकता है, ताकि आपको एग्जैक्ट वो लेंथ मिले जिस लेंथ पे ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हमारा राइडर नीचे गिर चुका है, मतलब कि यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन हमारी ऑब्टेन हो चुकी है, और इस वायर का जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्ट इतना बन चुका है जितना इस ट्यूनिंग फॉर्क का है, दैट इज 288 हर्ट्ज। तो इस लेंथ पे इस वायर की फ्रीक्वेंसी क्या बन चुकी है, 288 हर्ट्ज। तो जब ये फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और ये वायर की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो राइडर नीचे गिर जाएगा। मतलब उस टाइम पे रेजोनेंस कंडीशन होगी और एम्पलीट्यूड इस वायर के वाइब्रेशन का मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यही हमने पढ़ा था थ्योरी में। तो ये बन जाता है हमारा लेंथ। तो आपको अगेन यहाँ पे लेंथ रिकॉर्ड करनी है, बराबर। तो आप जस्ट आपको दिखा देते हैं कैसे इसमें हमें क्या लेंथ मिली है। तो ये 27.5 है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है वो 3 पे है, तो हमें 3 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे 0 पे नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे हमें 3 पे रखा हुआ है। तो ये हमारा बन जाता है जो दूसरी जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमें मिली थी 25.2, बराबर। तो उसके अराउंड ही हमें मिल रहा है कुछ, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फ्रीक्वेंसी दूसरा लेंथ मिला सेंटीमीटर में, और उसका हमने इनवर्स निकाल लिया। उसी तरह से हमें ये एक्सपेरिमेंट को अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए करना है। ये 320 हर्ट्ज है, बराबर। अब इसके लिए भी लेंथ कम ही होगी, चाहिए तो एक बार हम इसके लिए भी चेक कर लेते हैं, ये आपको दिखा देते हैं, तीसरा और आखिरी रीडिंग, बराबर। तो ये हमारा लेंथ है, तो इसको हम चेक करेंगे, बराबर। तो ये नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा स्टार्टिंग में 1 सेंटीमीटर मैंने इसको मूव किया, तो वाइब्रेशन हो रहा है इसका थोड़ा ज्यादा। तो हम तो देखिए वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हम इसके उस लेंथ के एकदम नजदीक है। तो अब हमारा जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा 1-1 mm या 2-2 mm के गैप में होगा। देखिए मिल गया। तो देखो राइडर हमारा गिर गया, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है 320, बराबर, इसको जब ने यहाँ पे रखा तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इस वायर की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई इस पर्टिकुलर लेंथ पे, और इस वायर का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया और राइडर हमारा नीचे गिर गया। तो हमने रेजोनेंस कंडीशन को ऑब्टेन किया यहाँ पे, बराबर। तो इसको रेजोनेंट लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंट लेंथ, कि फॉर दिस लेंथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन ऑफ द वायर इज एग्जैक्टली सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्यूनिंग फॉर्क, बराबर। तो इसको हम रेजोनेंट लेंथ बोलते हैं। और ये हमें लेंथ मिल गई, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मिला 24.8 मिला, ठीक है। तो ये हमें रिकॉर्ड करना है। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी ये जो और भी जो हमारे पास है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क आपको यूज करने। इस तरह से रबर पैड पे इसको स्ट्राइक करके आपको सोनोमीटर पे रखना है, सोनोमीटर पे रखना है, और देखना है कि किस लेंथ पे आपका राइडर नीचे गिरता है, किस रेजोनेंट लेंथ पे ये होता है। तो इस तरह से हमने सारे रीडिंग यहाँ पे नोट डाउन किए हुए, 6 फ्रीक्वेंसी अलग अलग हमारे पास, अलग अलग लेंथ मिली। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो लेंथ आपकी कम होती जाएगी, और यही हमारा रिलेशन है थ्योरी में, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल रेडी हो जाए इस तरह से, ठीक है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी हो गया, सामने हमारे पास रेजोनेंट लेंथ मिल चुकी है, और फिर हमने उसका रेसिप्रोकल भी निकाल दिया है। अब हमें कैलकुलेशन में और कुछ नहीं करना है, बल्कि 2 ग्राफ बनाने हैं। तो 2 ग्राफ हमारे किसके बनेंगे, एक तो हमारा फ्रीक्वेंसी वर्सेस लेंथ का बनेगा, बराबर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ हमारा बनेगा हाइपरबोला, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको दिखाते हैं ग्राफ कैसा है। तो ये हमारा ग्राफ है, वाई एक्सिस में हमने लेंथ लिया हुआ है सेंटीमीटर में, एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी ली है हर्ट्स में। स्केल हमारा इस तरह से, एक्स एक्सिस में हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 32 हर्ट्स, बराबर, और वाई एक्सिस में लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, या तो 1 यूनिट बराबर 5 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। सो वी हैव दिस वैल्यू, ओके, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टेबल, ओके। वी कैन प्लॉट ऑल द वैल्यू ऑन द ग्राफ पेपर, एंड इफ यू कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स द ग्राफ इज लाइक दिस कर्व, तो इट विल बी हाइपरबोला, जो कि हमारा इस तरह से मिल रहा है। मतलब हमारा जो रिलेशन जो थ्योरी में था वो एज इट इज फॉलो हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो हमारा ग्राफ हमें बनाना है इसी एक्सपेरिमेंट में, वो है प्लॉट अ ग्राफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस 1/लेंथ, बराबर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो ये लाइन हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये भी हमने ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये ग्राफ भी आपको दिखाते हैं, बराबर। वाई एक्सिस में हमें अगेन रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ लेना है,
बराबर, रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ लेना है और एक्स एक्सिस में हमें फ्रीक्वेंसी लेना है, बराबर। तो यहाँ पे भी स्केल जो है हमारा वो है 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 32 हर्ट्स। वाई एक्सिस में हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.005 सेंटीमीटर यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम इस 5 या 6 पॉइंट को जब प्लॉट करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन इस तरह से मिलेगा। तो ये दोनों ग्राफ ये हमने वेरीफाई किया इस रिलेशन को कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ, अगर आपके पास एक स्ट्रेच वायर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, बराबर। एंड यहाँ पे रिजल्ट में हमें सिर्फ इतना लिखना है, फ्रॉम द ग्राफ वी कंक्लूड दैट न्यू इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट and nu is proportional to 1 by L. So this verifies the law of length of a transverse vibration of a string. Okay, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था सोनोमीटर का। थैंक यू।